A very warm welcome to Study IQ my dear friends। आज 24 नवंबर 2020 है। दिन की शुरुआत, डिस्कशन की शुरुआत में विंस्टन चर्चिल के एक कोट से करना चाहूँगा। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब है एक निराशावादी। A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist यानी कि एक आशावादी व्यक्ति जो है sees the opportunity in every difficulty। बहुत ही सिंपल चीज़ है। जो निराशावादी व्यक्ति है वो हर एक अपॉर्चुनिटी में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढने की कोशिश, मीन्स ऑटोमेटिकली वो फॉल्ट ही, उसको अपॉर्चुनिटी कभी दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि उसका उसका पूरा जो फोकस है वो मुसीबतों के ऊपर ही है। और एक आशावादी व्यक्ति जो है वो मुसीबतों में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेगा, कुछ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा, क्योंकि ये जो एक आशावादी व्यक्ति है उसका पूरा फोकस अच्छी चीज़ों के ऊपर ही है। दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसी हमारी दुनिया बन जाती है। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे पास टोटल 10 आर्टिकल्स थे। राइट, 10 ऐसे आर्टिकल्स, मीन्स बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े आज। अर्ली मॉर्निंग से मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो उसमें से फाइनली मुझे 10 आर्टिकल्स ऐसे लगे जो आपके साथ शेयर करने चाहिए। लेकिन 10 आर्टिकल्स को शेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1 आवर से भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और प्रिपेयर करने में, पीपीटी और ये सारी चीज़ों को बनाने में भी इट विल टेक अनदर 2 आवर एक्स्ट्रा। बट एनीवे, डोंट वरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक्चुअली कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स, आज 2 आर्टिकल्स द हिंदू में से, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, एक इंडियन एक्सप्रेस, एक पायोनियर में से हैं। तो ये 5 आर्टिकल्स जो हैं, 10 में से सबसे 5 जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला टॉपिक है गुड इनफ क्वेश्चन मार्क। ये पायोनियर का एक आर्टिकल है। इट्स अबाउट कोरोना वायरस। हमारे देश में 3rd वेव की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस के नए केसेस की सुनामी हमें नज़र आ रही है। एक ऐसा बीच में टाइम आ गया था जब हम देखते नहीं थे कि कितने रोज़ नए केसेस हमारे शहर में आए, हमारे स्टेट में कितने केसेस आए, देश में कितने केसेस आए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब चीज़ें जो हैं वो, फिर अब ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा है। लेकिन फिर आ गई दिवाली, और यहाँ पर दिवाली का कोई फेस्टिवल का कोई कसूर नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि हमने ही हमारे गार्ड्स जो हैं उसको लोअर कर दिया है। हमने चीज़ों को लाइटली लेने की शुरुआत कर दी, और कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे। पॉइंट नंबर 1 ये था कि हमने चीज़ों को लाइटली लिया। दूसरी जो चीज़ वो है विंटर, स्पेनिश फ्लू। आपने सुना होगा इसके बारे में, आई एम श्योर। 1918 से लेकर 1919 के टाइम पर इसका कहर था। लाखों लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में आ गए, मर गए। तो ये जो स्पेनिश फ्लू है और जितने भी ऐसे पेंडेमिक हुए हैं, इसके ऊपर स्टडी होती है। उसको आज कोविड-19 है, आज से 50 साल के बाद कोविड-19 भी स्पेनिश फ्लू की तरह देखा जाएगा कि इस फ्लू ने क्या क्या किया था और कौन कौन सी चीज़ें लोगों ने की, कैसे हम इससे बचे, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो स्पेनिश फ्लू भी विंटर के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक तरफ फेस्टिवल सीजन, दूसरी तरफ विंटर। तो ये 2 चीज़ों की वजह से, प्रिडोमिनेंटली 2 चीज़ों की वजह से कोविड-19 के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर सुनामी आ चुकी है नए केसेस की। दिल्ली एंड गुजरात गवर्नमेंट्स आर इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। गुजरात में राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये सारी जगहों पर केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। और ये सिर्फ गुजरात और दिल्ली की बात नहीं है, महाराष्ट्र, फिर दूसरी जगहों पर भी, दूसरे ऐसे जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पर भी केसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा जो कर्फ्यू, अभी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सेमी लॉकडाउन तो मैं कह ही सकता हूँ। राइट, 9 बजे की बात करूँ, आई लिव इन गुजरात, तो मैं जिस शहर में रहता हूँ
राजकोट में, तो 9 PM के बाद राजकोट में अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ कर्फ्यू, राइट. और अहमदाबाद में आई वाज हैविंग ए जस्ट मैं एज ए क्यूरियसली आई वाज हैविंग ए वर्ड विथ वन ऑफ माय फ्रेंड. तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वीकेंड था वो लॉकडाउन जैसा ही था अहमदाबाद में. तो बहुत सारी जगहों पर ये होगा. और फिर अब फिर से आप इसको रिलेट कीजिए इकोनॉमी के साथ. एक तरफ हम चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से हमें ये स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं, कर्फ्यू टाइप या फिर सेमी लॉकडाउन. तो इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर फिर से ज़्यादा. मैं ये भी सुन रहा था न्यूज़ में कि जो मज़दूर हैं वो वापस अपने गांव और अपने जो जो उनका जो वतन है वहाँ पर वापस जाने की उन्होंने शुरुआत कर दी है. सिर्फ छोटी सी हमारी गलती और इसकी इम्पैक्ट कितनी ज़्यादा होगी आप सोचिए. हाँ, गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं. ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक 5, तो ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स और 2021 यानी कि जनवरी 2021 तक दूसरे भी ऐसे कैंडिडेट्स, दूसरे भी ऐसी वैक्सीन्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी. लेकिन भारत को कितने डोजेस तैयार करने पड़ेंगे, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ये 2 डोजेस में, 1 शॉट 2 शॉट, राइट. शॉट नंबर 1, शॉट नंबर 2 अगर आप ले तो इस प्रकार से एक वैक्सीन की साइकिल जो है उसमें आपको लेट्स से 2 बार जाना पड़े. तो भारत के लिए ही आपको लगभग 2.5 बिलियन डोजेस क्रिएट करने पड़ेंगे. और ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है उसकी एफिकेसी आई है 70%. इसकी अच्छी बात यह है कि आपको इसको सुपर कोल्ड स्टोरेज में रखने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी आप इसको रख सकते हैं. बट 70% एफिकेसी या फिर 90% एफिकेसी का मतलब ये है कि अगर आपने लेट्स से बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में 10 लोगों को आपने ये वैक्सीनेशन 100 लोगों को दिया, तो उसमें से 10 लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है. तो कोरोना वायरस का अंत नहीं आ जाएगा. वैक्सीनेशन इज नॉट द एंड, ये भी हमें समझना है. अब महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया है कि अगर आप किसी हॉटस्पॉट स्टेट से आ रहे हैं तो आपको RT-PCR जो है ये मैंडेटरी है. यू हैव टू गो थ्रू RT-PCR. पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अगर आप मीन्स अभी नहीं लेकिन कुछ सालों पहले अगर आप फॉरेन कंट्री पर जाते हैं, लेट्स से UK, जब आप हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो दे रैंडमली चेक यू फॉर ट्यूबरक्लोसिस और दूसरे डिजीज़. क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसमें TB के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमें रैंडमली ले जाते हैं और हमें चेक किया जाता है कि क्या आपको ट्यूबरक्लोसिस और ये सारे कोई ऐसे डिजीज़ लेकर तो आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं. तो ऐसे जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो थे अब वो हमें हमारे राज्यों में देखने को मिल रहे हैं. इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंटेबल बिहेवियर. और क्या है यह बिहेवियर हम सब जानते हैं. मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना. दुखद बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों को कहना पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का क्या ये काम है, सुप्रीम कोर्ट का मेन काम ये नहीं है, लेकिन ये इनको आना पड़ रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है. और डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी मीन्स हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए. उनका भी परिवार है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल प्रेशर उनके ऊपर भी काफ़ी, उनको भी लाइफ का रिस्क है. बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मृत्यु हो चुकी है. तो दिस आर द चैलेंजेस, राइट. अब देखते हैं कि हमारे देश के लोग कैसा बिहेव करते हैं. लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दूसरा जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. सी राजा मोहन का नाम आपने सुना होगा. सी राजा मोहन साहब जो हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट हैं. तो ये नाम इंडिया गल्फ नहीं है, बहुत लंबा नाम था, लेकिन आज के अगर आपको ये पढ़ना है आर्टिकल तो इंडियन एक्सप्रेस, आज का इंडियन एक्सप्रेस जो है उसको देख लीजिएगा, उसमें ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब जो हैं वो बहरीन और UAE की विज़िट के ऊपर हैं. तो बहरीन देश जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है
पर्शियन गल्फ का देश है बहरीन, मनामा इसका कैपिटल है। और ये रहा यूएई, ऑफ कोर्स अबू धाबी इसका कैपिटल है, दुबई काफ़ी फेमस है। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि ये जो रीजन है, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी के आने के बाद पिछले 6.5 सालों में अगर आप देखें तो भारत और गल्फ रीजन, ये पूरा रीजन जो है, इसमें इजराइल भी आ गया, जॉर्डन भी आ गया, सीरिया, इराक, ईरान। ईरान के साथ रिलेशनशिप थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन बाकी देशों का, और अब जो बाइडेन के आने के बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर देखें तो सारे देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, राइट। और इसका जो एक श्रेय जाता है वो डेफिनेटली पीएम मोदी और उनकी सरकार को जाता है। गल्फ रीजन को आज तक हमने सिर्फ लिमिटेड व्यू पॉइंट ऑफ लिमिटेड 3 चीज़ों से देखा था। एक कि वहाँ से हमें ऑयल मिलता है, दूसरा हमारे मजदूरों को वहाँ पर काम मिलता है, और तीसरा कि ये पाकिस्तान के साथ मिले जुले देश हैं। लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई हैं। अब हम इनको सिर्फ ये 3 पॉइंट से नहीं देखते हैं, ये देशों ने भी काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तक हम ये देखते थे कि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो यहाँ की सरकार जो है वो पेट्रोल में से पैसे कमाती है, और जो पुरानी विचारधारा से ये चीज़ों को चलाते हैं। इनकी विचारधारा पुरानी है, और ये सारी चीज़ें आज तक थी, ऑयल, पेट्रोल, लेबर के लिए वहाँ पर काम, और पाकिस्तान एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब मैं बताऊँ आपको, मीन्स ये बदलाव बहुत सालों से हैं। आप अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद इसके बारे में पता होगा। आपने चेल्सी का नाम सुना होगा, इंग्लैंड की टीम चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं, दूसरी भी होगी। आई डोंट फॉलो फुटबॉल, तो मुझे वो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आई नो दिस कि जो गल्फ कंट्री के बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं या फिर बिजनेस पर्सनल हैं, तो उन्होंने जो पैसे कमाए थे, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ के बिजनेसमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट वहाँ के राजा, वहाँ के प्रिंस एक्सेट्रा, तो ये लोगों ने भी बहुत सारी बैंक में ऐसी फुटबॉल की टीमें खरीदी हैं। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में आ रहे हैं, रियल एस्टेट, एग्री बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड कितने अलग अलग जगहों पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। तो उनको भी पता है कि ये जो ऑयल मनी है, इट विल डाई वन डे, ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा। दुबई को तो बहुत पहले पता चल गया था कि हमारे पास ऑयल के पैसे आज हैं, लेकिन ऑयल फॉरएवर नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर दुबई बनाया, पुराना एक शहर था, पुराना एक छोटा सा टाउन जैसा था, और आज देखिए दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट खूबसूरत शहर, और एक ग्रीन सिटी भी वो बना रहे हैं, ज़ीरो कार्बन सिटी। बताइए उस ज़ीरो कार्बन सिटी का नाम क्या है? यूएई बना रहा है इसको। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए आज का एक रिसर्च टॉपिक है। और इंडिया पूरे इस रीजन में, सिर्फ यहाँ पर नहीं, एक इंडियन ओशियन कमीशन है, तो दिल्ली इसका, यानी कि इंडिया जो है वो इसका एक ऑब्जर्वर देश बन चुका है। इसमें कोमोरोस, माडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स, रीयूनियन आइलैंड, ये फ्रांस का जो एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर, तो ये सारे देशों ने मिलकर एक इंडियन ओशियन कमीशन बनाया। तो अब भारत इसका ऑब्जर्वर देश बन चुका है। एक जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिबूटी देश जो है वो यहाँ पर है, दिस इज जिबूटी, राइट। आपके लिए एक प्रश्न है, ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम क्या है? यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रेट है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। तो ये जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये एक रीजनल फ्रेमवर्क है जिसमें गल्फ देश हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, ईस्ट अफ्रीका के देश हैं, इन्होंने मिलकर बनाया। तो भारत इसका भी ऑब्जर्वर बन गया। तो भारत इन सारे पूरे रीजन के साथ काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो अब हमें चाहिए कि हम ये जो विज़िट है हमारे MEA की विज़िट जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की विज़िट, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। उसमें से नंबर 1 है कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक जो व्हाट वी से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं,
तो बहुत सारे वहाँ के देश जो हैं वो बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट होगी, तो लेबर कट डाउन करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे लोगों को कम से कम इसकी इम्पैक्ट होगी, लेकिन कम से कम। फिर रिलेशनशिप को हमें ऑयल से कई ज़्यादा, या फिर ऑयल इज़ वन थिंग, ऑयल इज़ नॉट एवरीथिंग। तो रिन्यूएबल एनर्जी, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्मार्ट सिटीज़, स्पेस, कॉमर्स, ये बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर दोनों भारत और ये गल्फ रीजन के देश जो हैं वो काम कर सकते हैं। फिर गल्फ के पास जो पैसे हैं, कैपिटल जो है उनके पास, उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता। जब 2015 में हमारे मोदी साहब यूएई गए थे, तो वहाँ की सरकार ने ये कहा कि वो भारत में $75 बिलियन, मैं मिलियन नहीं बता रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट $75 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन इतना पैसा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भारत की नहीं है। तो हमें हमारी कैपेसिटी के ऊपर काम करना होगा। द गल्फ फाइनेंशियल पावर इज इंक्रीजिंगली ट्रांसलेटिंग इनटू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड द एबिलिटी टू शेप द ब्रॉडर पॉलिटिकल नैरेटिव इन द मिडिल ईस्ट। ये जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनका एक एक रुतबा भी बढ़ेगा, उनका वेट बढ़ेगा। तो ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे हम उनके साथ काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी भारत को काम करना होगा। फिर ये जो अफ़गानिस्तान है, लेबनान, लीबिया टू सोमालिया, हर जगह पर गल्फ़ का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स यूएई फ़िलहाल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का चेयर भी हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत मिलकर उनके साथ डेवलप कर सकता है। भारत डेवलप करे और उनके पैसे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कुछ पार्टनरशिप हम तय कर सकते हैं। फिर हमें इस स्टीरियोटाइप से भी बाहर निकलना होगा। हम ये सोचते हैं कि गल्फ़ देशों में महिलाओं को बुर्का पहनकर ही निकलना है, उनके कोई अधिकार नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, कि वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। लेकिन बहुत सारे बदलाव वहाँ पर हो रहे हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है दुबई ने। फिर जो लिविंग रिलेशनशिप हैं उसकी छूट दे दी है। ऑनर किलिंग नहीं हो सकता अब। लॉन्ग टर्म वीज़ा, ये सारे बदलाव वो कर रहे हैं। तो दिस आर ऑल पॉजिटिव साइंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पॉलिटिक्स ऑफ स्टबल बर्निंग। अब हम सब जानते हैं कि स्टबल बर्निंग सिर्फ अकेला रीज़न नहीं है, लेकिन स्टबल बर्निंग की वजह से एक पीक हो जाता है। कि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है पॉल्यूशन के। कुछ दिनों पहले भी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ये जो स्टबल बर्निंग है उसकी वजह से ऑल ऑफ द सडन एक छोटे से पीरियड में, एक स्मॉल पीरियड में नंबर जो है वो 400 1000 तक पहुंच जाते हैं। जब CPCB का जो एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है, दिस इज़ 120 से कई गुना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस, कि 10 लाख से भी ज़्यादा, 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, और लाखों लोगों की मृत्यु का कारण है पोल्यूशन। स्टबल बर्निंग की अगर बात करें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो पंप जो है पानी निकालने के लिए, वाटर पंप्स, उसका अंधाधुन उपयोग होता है, और वाटर टेबल भी ख़राब होता है। ऊपर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोयला भी जलाते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो दो, वाटर पोल्यूशन, दूसरी तरफ वाटर ज़्यादा निकाला गया, पोल्यूशन में भी होता है, क्योंकि आपने जो केमिकल का छिड़काव किया था, ये केमिकल फिर इवेंचुअली नदियों में मिल जाएगा, आपके कुओं से होकर ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ करते ही गए। तो जो एक वक्त था 1970-71 में, पैडी जो है वो 6.5% एरिया में था, ये 35% एरिया में पहुंच गया। और मेज़, ऑयल सीड, पल्सेस, ये सारे जो क्रॉप्स हैं उनका रीजन या फिर उनका एरिया जो है वो कम होता गया। पंजाब और हरियाणा के केसेस आप जानते हैं, वहाँ पर कैंसर ट्रेन चल रही है, और पेस्टिसाइड और केमिकल का ज़्यादा उपयोग, मीथेन एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है पैडी से, और इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज पर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। और क्या इतना ज़्यादा पैडी भी क्या पैदा हो रहा है यहाँ पर? द आंसर इज़ नो। आप देखें
पंजाब की बात करें तो 2018 में सिर्फ 11% जितना जो प्रोडक्शन है राइस का वो पंजाब में हुआ। बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये भी ऐसे राज्य हैं जहां पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, और हरियाणा का नंबर 9 है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द रियल सॉल्यूशन? बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो ये व्हाट इज़ द राइट वर्ड, उसका नाम मैं भूल गया, हैप्पी सीडर समथिंग ऐसा कुछ नाम है, जो एक मशीन है, जो मशीन ये इसको निकाल देता है, ये स्टबल को, पैडी स्टबल जो है उसको निकाल देता है। तो इतने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद भी स्टबल बर्निंग तो चल ही रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिखाएं। ये तब होगा जब आप फ्री में पानी, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, ये केमिकल फर्टिलाइज़र और इन सारी चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़, और दिस थिंग व्हाट वी से, ये स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए मीन्स पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ये केमिकल्स, जितने भी सब्सिडीज और एमएसपी, यस दैट्स द थिंग आई वाज लुकिंग, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दे रहे हैं पैडी को, ये पंजाब और हरियाणा में, ये बंद करा दीजिए। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्चार्ड्स हैं, राइट, फ्लावर, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे और कम मेहनत में ज़्यादा पैसे किसान कमा सकते हैं। इनको लेकर इनकरेज कीजिए, और जितना भी इनकरेजमेंट है, ये एमएसपी हो या फ्री सब्सिडीज़, ये सारी चीज़ें लिमिटेड होनी चाहिए। ये फॉर एवर नहीं, ये डायमंड नहीं है, डायमंड आर फॉर एवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपको दिया जाएगा, उसके बाद ये सपोर्ट जो है वो चला जाएगा। तो मैंगो, गुआवा, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मेज, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन, किनू, कितने सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको पंजाब और हरियाणा में उगाया जा सकता है, और यहाँ के किसान पैडी से भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो दिस इज़ विन विन फॉर देम। और जो भी क्रॉप को आप सपोर्ट करें उसको आप कंपेयर करें कि कितना पानी चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा, कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा, लेबर कॉस्ट क्या होगा, एमएसपी क्या, ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद किसी क्रॉप को प्रमोट करें। ऐसे ही वहाँ के किसानों के लिए इजी है तो आपने प्रमोट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया तो ये जो पैडी में जो गलती हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, पंजाब और हरियाणा जो है वो गेहूं के लिए फेमस थे, चावल के लिए नहीं, लेकिन आज चावल भी पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये सारी फ्री में चीज़ें दी जा रही है। इसलिए टाइम फॉर एशियन सेंचुरी। जो बैलेंस है पावर का, एक टाइम था जब यूएसए ही सिर्फ पावरफुल कंट्री था, लेकिन अब धीरे धीरे एशियन देश जो हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं चाइना के बारे में, ऑफ कोर्स चाइना काफ़ी पावरफुल होते जा रहा है। और ये आर्टिकल लिखा है हमारे एक एक्स डिप्लोमेट ने, और उनका कहना यह है कि आसियान जो है वो भी उतना ही पावरफुल होता जा रहा है। आसियान और चाइना ने मिलकर, और दूसरे कुछ देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, तो इन्होंने मिलकर क्या किया है, और साउथ कोरिया, तो टोटल आसियान के 10 देश, देन यू हैव चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया ने मिलकर RCEP के ऊपर दस्तखत कर लिए। अब ये जो RCEP है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कुछ दिनों पहले डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने इसका पूरा एक थरो एनालिसिस इसका प्रोवाइड किया था, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। आपको RCEP के A to Z सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो ये जो आर्टिकल लिखने वाले हमारे एक्स डिप्लोमेट हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर चाइना नहीं लेकिन आसियान देश जो हैं वो सेंट्रल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। और ये पूरा RCEP का जो मेन मकसद है वो यही है कि वो सप्लाई चेन जो है, पूरी सप्लाई चेन, ये 15 देशों की सप्लाई चेन एक दूसरे के साथ ऐसी मिल जाए कि हर एक देश का कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा हो। तो भारत जो है उसने कई बार बताया है वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एक डोमिनेशन है वेस्टर्न देशों की, USA, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देशों का जो दबदबा है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हो गया या फिर यूएन में है, तो इन सारी चीज़ों में रिफॉर्म की आवश्यकता है, ये तो भारत ने भी बताया था। और अगर ये देश मानते हैं कि हाँ चलो रिफॉर्म करते हैं, वो पावर शेयरिंग अगर करते हैं, तो इसका मतलब भी ये है कि उनका जो प्राइम था, उनका जो पीक था, उनका जो वक्त था, वो धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहा है। ये उनको मानना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस का रिपोर्ट ये कहता है कि ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर हो, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स हो, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजनल हेजीमोनस इन यूरेशिया हो, तो एक वक्त था जब यूएसए का पावर था, अब यूएसए का पावर इन सारी जगहों पर कम हो गया है। ऐसा यूएस का कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस का रिपोर्ट कहता है। और ये जो साउथ चाइना सी में चाइना का इश्यू चल रहा है, ये आसियान देशों के साथ, हो सकता है कि RCEP में ज़्यादा ट्रेड और ये सारी चीज़ों की होने की वजह से ये प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर ले। हमें क्यों ऐसा मानना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगा? उनकी भी कोशिश चल रही होगी उन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज़, आत्मनिर्भर भारत जो है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी देश अपने पैरों पर अगर खड़ा नहीं है तो वो कभी भी ग्लोबल पावर नहीं बन पाएगा। राइट, हम रफाल एयरक्राफ्ट हमें आज हमारी आवश्यकता है, तो ये हमारी मजबूरी भी कह सकते हैं, लेकिन इट शुड बी ए लेसन कि हम कब हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो बनाएंगे। मिलिट्री थिएटर कमांड्स जो हैं, तो उसमें साइबर, फिर मिसाइल, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हम हमारे देश में पैदा करें, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होगा, तब जाकर हम कहीं पर खड़े रह पाएंगे। वरना सिर्फ जो आज तक जो हुआ है, अब ये गेम नए रूल्स की आवश्यकता है, नए अपग्रेड की आवश्यकता है। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम, वीकर जर्म्स स्ट्रॉन्गर क्योर्स। आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। कि आपने ओवर द काउंटर, हमारे देश में क्या होता है कि बुखार हुआ, डॉक्टर के पास नहीं गए, आप मेडिकल स्टोर में गए, कोई भी दवाई ले ली और खा ली, ठीक हो गए। मीन्स कुछ भी, कहीं पर भी ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, जब इनका इन्वेंशन हुआ, एंटीबॉडीज़ के बारे में ये बताया जा रहा, मीन स्टार्टिंग में हम ये मान रहे थे कि जितने भी ऐसे डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो ऐसे जर्म्स हैं उनके अंदर भी ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो भी अपग्रेड होते रहते हैं। दूसरी चीज़ें, हमने इरेशनल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने लगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो गया है कि हम बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो आपको कितने भी हैवी, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने एंटी माइक्रोबियल, एंटी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, कि कोई अब दवाई नहीं है, आप मिक्स दवाई करके दे तो भी अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों ने दवाई छोड़ दी, कोर्स फॉलो नहीं किया, ये सारी चीज़ें। AMR इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि 2050 में हर साल 1 करोड़ लोगों की मृत्यु सिर्फ AMR की वजह से होगी। हमारा जो लाइफ स्टॉक है, पशुधन में 7.5% रिडक्शन आ जाएगा इसकी वजह से, और ग्लोबल GDP को 3.5% जितना नुकसान उठाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ AMR। तो आप समझ सकते हैं ये आंकड़ों के ऊपर से कि AMR का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि या तो हम नंबर 1 कोई नई एंटीबॉडी बनाएं, और दूसरा यह है कि हम इसका लॉजिकल इस्तेमाल करें। 1984 से लेकर आज तक कोई भी नई एंटीबॉडी डेवलप नहीं की गई है, क्योंकि एक एंटीबॉडी को डेवलप करने में लगभग कुछ $1 बिलियन का नुकसान हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद अगर जो जर्म्स अपग्रेड हो गए तो ये आपका $1 बिलियन जो है वो ऐसे ही चला जाएगा, वो दवाई किसी काम की नहीं रहेगी। तो कोई भी कंपनी इसका इतना रिस्क नहीं उठाती है। तो बेस्ट सॉल्यूशन बस एक ही ऑप्शन, एक ही बचता है हमारे पास, एंड दैट इज़, जो हमारे पास एंटीबॉडी है उसका हम सही से कंसल्ट करके डॉक्टर से राइट इसका जुडिशियस या फिर प्रूडेंट उपयोग करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR 2015 जो है, ये भी एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। UN जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और 80 जितने देश हैं जिन्होंने खुद का इसको ध्यान में रखते हुए, इसको टॉप पर रखते हुए, ये जो WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान है ऑन AMR, तो इसके लाइन में 80 देशों ने अपने नेशनल एक्शन प्लान्स भी तैयार किए हैं।
आपने वन हेल्थ का नाम सुना होगा, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वन हेल्थ। वन हेल्थ में एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सिर्फ हम नहीं लेते, राइट, एनिमल्स को दी जाती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्शन कि ये तीनों चीज़ों को कवर कर ले, राइट। यहाँ पर है एंटीबॉडी, तो यहाँ पर एनिमल, एग्रीकल्चर और ह्यूमन, तीनों को तीनों लेवल पर इसका राइट उपयोग हो, ये इम्पोर्टेंट है। वरना ये जो कोविड-19, ये सार्स, मर्स, बर्ड फ्लू, कोविड-19, ये सारे जूनोटिक डिजीज जो हैं वो होते रहेंगे। और फिर इनको एक कोविड-19 ने इतना एक कहर मचा दिया, या फिर एक डिसरप्शन जो क्रिएट किया है। आप सोचिए 2-3 सालों के बाद अगर कोई और ऐसा डिजीज आ जाए, कोविड-20 या कोविड-2022, समथिंग लाइक दैट, या कोविड-25, व्हाटएवर, तो आप सोचिए कि हम इसमें से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो वी हैव टू, तो दिस मेक्स वन हेल्थ अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीनों को साथ में लेकर मल्टी सेक्टोरल लेवल पर काम करना, और एएमआर को लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज है उसका राइट उपयोग, सही से इस्तेमाल करना, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। That's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर कि ज़्यादा जानकारी के लिए, स्मार्ट कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF आई हैव शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सी यू सून, एंजॉय स्टडीज, जय हिंद।